हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे हम विधेयक के बारे में। विधेयक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें रहेंगी वो हम देखेंगे। ये महत्वपूर्ण है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं तो उसमें इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो सीधा डायरेक्ट बिना किसी बात के वहीं पे फोकस करते हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लें और वहां पर जा करके इन चीज़ों को, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, वो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपकी स्क्रीन से गायब हो जाता हूं और जो काम की चीज़ है बस उसी पे फोकस करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। विधेयक के संबंध में, विधेयक प्रश्न आता है मन में कि अरे विधेयक होते हैं, हम अलग अलग प्रकार के पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो विधेयक को अगर हम डिफाइन करें, दो प्रकार से कह सकते हैं। एक है जिसे कहा जाता है सामान्य विधेयक, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं धन विधेयक। लेकिन इसके अलावा आप सुनते हैं कि सरकारी विधेयक, वित्त विधेयक, निजी विधेयक, ये सब नाम भी आते रहते हैं ना। तो विधेयक यानी एक इस प्रकार का दस्तावेज है, या हमारे भारतीय संसदीय परंपरा में या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रयोग में लाए जाने वाली प्रक्रिया है कि अगर हम कोई कानून बनाना चाहते हैं तो कानून बनाने के लिए जरूरी होता है कि संसद में उसके लिए विधेयक प्रस्तुत करें। विधेयक प्रस्तुत होगा, विधेयक में मतलब जो भी कानून बनाना चाहते हैं उसके पूरे नियम विनियम सब कुछ विस्तार से उसमें दिया रहता है ना। तो विधेयक, अब सामान्य विधेयक या ऑर्डिनरी विधेयक की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा कैसे करेंगे। सामान्य विधेयक का मतलब ये हो गया कि ऐसा विधेयक जो कैसा हो, धन विधेयक ना हो, ठीक है, जो वित्त विधेयक ना हो। ये धन विधेयक वित्त विधेयक क्या है ये भी क्लियर कर दूंगा, पहले क्रम से चलते हैं। यानी सामान्य विधेयक हम उसे कहते हैं जो कि धन विधेयक भी नहीं है, जो कि वित्त विधेयक भी नहीं है, और जो संविधान संशोधन करने के लिए लेकर आते हैं विधेयक उससे भी हटकर है। यानी वह संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं है। इसके अलावा अन्य कोई भी विधेयक जो है वो क्या कहलाता है, वो सामान्य विधेयक कहलाता है। ठीक है, तो बड़े स्पष्ट रूप से आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि विधेयक का मतलब क्या हो गया कि ऐसा विधेयक जो ना तो धन विधेयक है, ना ही वित्त विधेयक है, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक है। तो उस विधेयक को हम क्या कहते हैं, उस विधेयक को हम कहते हैं सामान्य विधेयक। ठीक है भाई, ये तो हम समझ में आ गए। अब जो सामान्य विधेयक होता है तो वो कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी उनको हम कहाँ पर रख सकते हैं। तो संसद, यानी कि जैसे सदन, संसद के दोनों सदन से मतलब होता है एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। तो सामान्य विधेयक किसी में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उनकी शुरुआत लोकसभा से भी हो सकती है, उनकी शुरुआत जो है राज्यसभा से भी हो सकती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यानी साधारण विधेयक के संबंध में अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ कि क्या दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं, तो हमारा उत्तर होगा यस। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां सामान्य विधेयक के संबंध में बिल्कुल ही समान है। अब ये विधेयक जो होते हैं ये पास कर दिए जाते हैं साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से, दोनों सदनों के द्वारा। कोई समस्या नहीं होती। लेकिन यदि मान के चलो कि कोई एक सदन जो है वो अड़ जाता है किसी एक बात को लेकर के, यानी एक सदन ये कहता है कि विरोध करने लगता है कि हम उसको ऐसे पारित नहीं करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में विरोधाभास की स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि साधारण विधेयक के संबंध में ही संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन जिसे कहते हैं, वो बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन ये कब कॉल कर सकते हैं, जब दोनों सदनों में डेडलॉक हो जाए, गतिरोध की स्थिति बन जाए,
उस स्थिति में ये भी ध्यान देने वाला पॉइंट है कि संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन ना तो धन विधेयक के लिए बुलाया जाएगा, ना ही वित्त विधेयक के लिए बुलाया जाएगा, ना ही संविधान संशोधन विधेयक के लिए बुलाया जाएगा। ये सिर्फ साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ गतिरोध की स्थिति कब बन सकती है कि जब लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा उसको पास ना करे, रिजेक्ट कर दे, यानी दोनों में सहमति नहीं बनती है, तब ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ओके, अब देखो यहाँ संयुक्त अधिवेशन की बात जब उठी है तो मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो प्रश्न आ जाए कि बताओ जॉइंट सेशन जो है, जॉइंट सेशन को कौन कॉल करता है, बुलाता कौन है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन को आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाता है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। यहाँ तक तो ठीक है, स्पीकर उसकी अध्यक्षता कर देता है, समझ में आ गया। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह उपस्थित ना हो, तब ऐसी स्थिति में क्या कोई व्यवस्था की गई है? स्पीकर की एब्सेंस में, यानी यह अनुपस्थित है किसी कारण से, तब क्या करेगा? तो जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होता है ना, वो उसकी अध्यक्षता करेगा। उसकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर आ जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंस हो, वो भी ना उपस्थित हो? तब क्या स्थिति बनेगी? तब कौन कर सकता है? तब ऐसी स्थिति में फिर राज्यसभा का जो उपसभापति है, डिप्टी चेयरपर्सन, वो इसकी अध्यक्षता करेगा। यहां उपराष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, यहां राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन को बुला रहे हैं कि वो अध्यक्षता करेगा। तो देखो संयुक्त अधिवेशन में हम सिर्फ सतही रूप से क्या पढ़ लेते हैं कि जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। लेकिन स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर कर सकता है, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरपर्सन कर सकता है, और यदि वो भी नहीं है तो तब वहां जॉइंट सेशन में क्या होगा? उपस्थित सदस्यों के द्वारा किसी एक व्यक्ति को उस सदन की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये सारे के सारे जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 108 में ही लिखे हुए हैं, है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हम कहाँ चल रहे थे? हम समझ रहे थे विधेयक के संबंध में, कि विधेयक तो साधारण विधेयक के संबंध में हम यहाँ पर देख रहे थे। साधारण विधेयक जो है दोनों सदनों में रखे जा सकते हैं, दोनों से पास होना जरूरी है, साधारण बहुमत से पास होते हैं, और अगर गतिरोध होता है तो जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। ठीक, अब साधारण विधेयक मान के चलते हैं कि पारित हो गए, पास हो गए दोनों सदनों के द्वारा, पारित होने के बाद की प्रक्रिया क्या है? पारित होने के बाद फिर ये जाते हैं भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति के पास जब उनकी अनुमति के लिए भेजे जाते हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वो सब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वह उस पर अपने अनुमति दे सकता है, हस्ताक्षर कर सकता है, कानून में कन्वर्ट हो जाएंगे। वह उन्हें रिकंसीडर के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। पुनर्विचार के पश्चात 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। और तीसरा काम ये भी कर सकता है, पॉकेट वीटो जिसे कहते हैं, कि वह अनुमति भी ना दे और उसे पास भी ना करे, ये भी वह स्टेप उठा सकता है। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो हम साधारण विधेयक के संबंध में समझ गए कि साधारण विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो धन विधेयक ना हो, जो वित्त विधेयक ना हो, जो संविधान संशोधन विधेयक ना हो, उसको हम साधारण विधेयक कहते हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा, इतनी बात तो हमारे पल्ले पड़ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं किसके बारे में, इस धन विधेयक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं भाई, ये धन विधेयक क्या होता है। ठीक है, तो चलो धन विधेयक पर करें स्टार्ट। हेडिंग डाल देते हैं धन विधेयक, इसको कैसे डिफाइन करें। इसके बारे में हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है 110। आर्टिकल 110 कहता है कि किसी विधेयक को हम धन विधेयक तब मानेंगे जब उसमें निम्न में से कुछ शर्तें हों
कुछ हो या कुछ का पालन करता हो, यानी इन कंडीशन में वह धन विधेयक कहलाएगा। किस कंडीशन में? कि अगर कोई टैक्स लगाने संबंधी प्रावधान है, ठीक है, टैक्स लगाने के ही नहीं, टैक्स के समाप्त करने, है ना, यानी मान के चलते हैं नया टैक्स इंपोज कर रहे हैं, किसी टैक्स को समाप्त कर रहे हैं, किसी टैक्स की रेट को बढ़ा रहे हैं, या उसको रेगुलेट करने संबंधी कोई भी प्रावधान है, यानी टैक्स से संबंधित कुछ भी बात की जाती है तो वह धन विधेयक होगा। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि ऐसा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा जब वो क्या करे कि किसी भी व्यय को, कोई भी एक्सपेंडिचर जो रहता है ना, एक्सपेंडिचर यानी कोई भी व्यय, कोई खर्च जो सरकार करती है, उस व्यय को वो क्या कर देते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि पर क्या कर दें, भारित कर दें ना। समझना इस बात को कि कोई भी व्यय जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित कर दिया जाए। संचित निधि पे भारित करने का अर्थ ये है कि भारत सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं तो एक फंड से होते होंगे, उस फंड को हम क्या बोलते हैं, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ऐसा ही कोई फंड, ऐसा कोई व्यय दिखा दिया, अलग से कोई खर्चा आ गया है जो शो करना चाहते हैं, तो वो व्यय कहाँ शो करना चाहते हैं, भारत की संचित निधि पर दिखाना चाहते हैं, उस पर भारित रखना चाहते हैं, तो ऐसा विधेयक जो है वो क्या कहलाएगा, धन विधेयक। क्योंकि कोई भी खर्च किया जाता है, कोई भी इनकम होती है, बिना संसद के परमिशन के नहीं होती है, इसके लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। जब पैसे की बात है तो धन विधेयक प्रस्तुत करते हैं। तो एक प्रोविजन था टैक्स से संबंधित, दूसरा प्रोविजन कौन सा था, एक्सपेंडिचर से संबंधित, और तीसरी बात क्या आती है इसमें, तीसरी बात ये आती है कि भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में पैसा जमा करना हो या पैसा निकालना हो। ऊपर था किसी व्यय को भारित बनाते हैं तो, है ना, यहां पर एक संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जिसे आकस्मिक निधि, ये राष्ट्रपति की अभिरक्षा में रहती है। तो इन दोनों में यदि पैसा जमा करना चाहते हैं या इसमें से निकालना चाहते हैं, आहरित, निकालने को हम आहरण बोलते हैं ना, आहरित करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो विधेयक प्रस्तुत करेंगे वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। ठीक, एक ये पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा आता है कि भारत के लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट जिसे कहते हैं, लोक लेखा, दूसरे शब्दों में इसे हम लोक खाता भी कहते हैं, है ना, इससे यदि कोई पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आएगा। ये 4 पॉइंट हो जाते हैं जो आर्टिकल नंबर किस में लिखे थे, 110 में लिखे हैं। इसके अलावा एक और शर्त है कि भारत सरकार के द्वारा उधार लिया जाता है ना, या भारत सरकार कोई गारंटी देती है उधार लेने से संबंधित, ऐसा कोई प्रावधान जो है वो क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक को डिफाइन किया गया है कि ये नीचे लिखी बातें पूरी होती हो या नीचे लिखी हुई बातों में से कोई एक बात पूरी होती हो तो वह विधेयक धन विधेयक कहलाता है। चलिए, यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होना चाहिए समझने में, ठीक है। तो धन विधेयक क्लियर हो गया, धन विधेयक हो गया है, तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे किधर, वित्त विधेयक को समझने के लिए कि वित्त विधेयक क्या होता है। इनमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को लेकर। कभी कभी हमें लगता है कि दोनों एक ही बातें हैं, ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक को डिफाइन किया गया है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 112 में, 112, जैसे आप बजट के नाम से पढ़ते हैं। यानी कि बजट जो है भविष्य के लिए होता है, यानी आगामी वर्ष के लिए, आगामी फ्यूचरिस्टिक, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय जो सरकार के प्रस्ताव हैं उनसे संबंधित जो भी प्रपोजल है कि हम इतना कुछ करेंगे, टैक्स लगाएंगे, है ना। तो ऐसा समझ लीजिए वित्त विधेयक
के संबंध में कि कोई भी ऐसा विधेयक वित्त विधेयक कहलाता है जिसमें राजस्व संबंधित कोई बात हो या व्यय संबंधी यानी एक्सपेंडिचर संबंधित कोई बात हो, तो वह विधेयक क्या कहलाता है? वित्त विधेयक कहलाता है। ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या हो गया कि ऊपर जो था वो धन विधेयक था, नीचे आपने बोला वित्त विधेयक जिसमें राजस्व और व्यय संबंधी बात हो। तो अंतर ये है कि धन विधेयक में सिर्फ यही बातें होंगी, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंड से, पैसे से जुड़ी हुई बातें, टैक्स है, एक्सपेंडिचर है, कंसोलिडेटेड फंड है, या कंटिजेंसी फंड से पैसा जमा करना निकालना है, या पब्लिक अकाउंट से पैसा प्राप्त करने की बात है, या भारत सरकार कोई कर्ज लेती है उसे रेगुलेट करती है, तो वो सारी बातें धन विधेयक में होंगी। वित्त विधेयक में ये सब हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा समझ लो कि वित्त विधेयक, इसके अंदर धन विधेयक तो हो ही सकता है, लेकिन धन विधेयक के अलावा भी कुछ और कुछ चीजें हो सकती हैं। यानी आप ऐसा करके देखो कि हम वेन डायग्राम बनाए कि एक ये सर्कल है और इसके ऊपर एक और सर्कल है बाहर वाला। तो बाहर वाला जो सर्कल है ये है वित्त विधेयक का, और अंदर वाला जो सर्कल है ये है धन विधेयक का। तो धन विधेयक के अलावा जो चीजें हमें ये खाली खाली दिख रही हैं, इसमें वो बातें भी हो सकती हैं जो धन विधेयक से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो वित्त विधेयक धन विधेयक को अपने में समाहित करता है, यानी ऐसा कह सकते हो कि हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, यानी हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक हो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि वित्त विधेयक में धन विधेयक हो, उसके अलावा भी तो चीजें होंगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वित्त विधेयक को अपने समझने के लिए इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी ए बना लेते हैं वित्त विधेयक की। इसमें किया जाता है, इसमें यानी ऐसा विधेयक जिसमें टैक्सेशन संबंधी बातें हों। ठीक है। और टैक्स के अलावा भी चीजें हो सकती हैं, यानी एक तो टैक्स की बातें हों और टैक्स के अतिरिक्त भी करारोपण के संबंध में ना भी हो। ठीक है। एक पार्ट होगा जिसमें टैक्स की बातें की गई होंगी, दूसरे पार्ट में जरूरी नहीं होता है कि टैक्स की बातें की जाएंगी। और बी पार्ट चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भारत की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड जो फंड होते हैं, उससे व्यय संबंधी, उससे खर्च संबंधी बातें होती हैं। तो मोटे तौर पर वित्त विधेयक के बारे में हम ये जान गए। फिर लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन है भाई कि दोनों में अंतर कैसे करेंगे। तो देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में स्पष्ट रूप से अंतर मुझे समझाओ, या आपको समझाना है, लिखना है, तो मैं अब जो कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा उनके आधार पर आप समझ सकते हो। पहली बात कि सारे के सारे सभी वित्त विधेयक, सारे वित्त विधेयक क्या धन विधेयक होंगे? नहीं होंगे। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। एक अंतर तो ये है। ठीक है। तो क्या होता है, होता ये है कि सिर्फ वे वित्त विधेयक धन विधेयक कहलाएंगे जो आर्टिकल 110 के शर्तों के अंतर्गत आते हों, यानी वे ही वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे जिनमें आर्टिकल 110 संबंधी प्रावधान है। अगर वह प्रावधान नहीं है तो वह धन विधेयक नहीं होगा। और क्या होता है, हम ये जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष, इसके पास स्पेशल प्रिविलेज है, उसके पास विशेष शक्तियां हैं कि वह किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित कर सकता है ना। अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित है तो ही धन विधेयक है। ठीक।
अगली बात क्या आती है, देखो धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं। समझना है आपको कि धन विधेयक जो है, मनी बिल जिन्हें कहते हैं, ये किसकी सिफारिश पर आएंगे? राष्ट्रपति महोदय की पूर्व सिफारिश होगी। और कहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा क्या कर सकती है? सिर्फ 14 दिन का विलंब कर सकती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, इसलिए कभी भी धन विधेयक पर क्या होता है, ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकती है ना, ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं होता है। तो ये कुछ मूलभूत अंतर समझ में आते हैं। बड़ा अंतर हमें यही दिखाई देता है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। ये हो गया क्लियर। अब धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक के अलावा हम सुनते हैं ना निजी विधेयक, प्राइवेट बिल। निजी विधेयक क्या होता है? तो निजी विधेयक वह विधेयक होता है जो किसी मंत्री के अलावा, यानी मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो मंत्री को छोड़कर चाहे रूलिंग पार्टी का ही सांसद क्यों ना हो, वह भी अगर कोई विधेयक प्रस्तुत करेगा तो वह निजी विधेयक ही कहलाएगा, प्राइवेट बिल ही कहलाएगा। और सरकारी बिल क्या होते हैं? तो सरकारी बिल या सरकारी विधेयक से मतलब यही है कि उन्हें किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। तो अब मंत्री प्रस्तुत करता है तो इसमें धन विधेयक भी आ जाएगा, इसमें वित्त विधेयक भी आ जाएगा, इसमें साधारण विधेयक भी आ जाएगा, ये सब इसमें आ जाएंगे। ओके, तो ये चीजें जो है ना बिल्कुल आपके मन मस्तिष्क में क्लियर होना चाहिए। तो विधेयक जब कानून बनाने के लिए संसद में जो व्यवस्थित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं उसे कहते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है और कभी पूछ भी सकते हैं, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और भी कुछ यदि आपका डाउट है किसी टॉपिक को लेकर, कोई चीज़ जो नहीं समझ में आती है, कमेंट करें, वहाँ पर मैं अगले लेक्चर में उसको पूरा करूँगा। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू।